को मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो। अरे रुक तो जाओ, पहले 1 करोड़ था, लेकिन अब जो है दोबारा पेपर लीक हो गया तो सरकार ने उस कानून को क्या कर दिया, बदल दिया। आप कहा कि 1 करोड़ रुपए का नहीं 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अच्छा, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो क्या अभी कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो कहेगा नहीं ना हम तो 1 ही करोड़ देंगे, ऐसा कह सकता है क्या? क्यों भाई? क्योंकि पहले कानून था, वो कानून को किसने बदल दिया। और जाहिर सी बात है किसी भी कानून को और संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और संसद के पास ये कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट में वही कानून के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं जो कि संसद ने कानून बनाया हो। सही बात है कि नहीं? अब मान लीजिए कोई आदमी पकड़ा गया नीट पेपर लीक में और सुप्रीम कोर्ट में गया, कहा कि सर हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, 10 करोड़ रुपए तो हम कमाए भी नहीं थे, हम तो सिर्फ 20-25 लाख रुपए कमाए थे, हम बताइए 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट कहने ने बेचारा देखने में लग रहा है बहुत कमज़ोर है, इसमें खाना वाना भी नहीं, इसको जो है पुराना वाला कानून में ही फैसला दे दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्या कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि संसद ने जो कानून बना दिया उसी के आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में और संसद में एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है, कौन सुप्रीम है, कौन कर सकता है। तो ऐसे ही टग ऑफ वॉर चलने पर एक ऐसा समय आया था जब इंदिरा गांधी का पीरियड था, सुप्रीम कोर्ट के सारे अधिकारों को छीन लिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा काम क्या है आखिर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में ये कह दिया इसमें कि कुछ भी हो जाए बेसिक स्ट्रक्चर को संसद बदल नहीं सकती और अपने पास अधिकार ये रख लिया इसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका फैसला हम करें। अब लीजिए संसद क्या करेगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर अगर नहीं मानते हैं इसमें तो न्यायालय के पास बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने का अधिकार होगा। और इसलिए एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान के गार्डियन के रूप में, संरक्षक के रूप में किस संस्था को माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से संसद चाहे तो कुछ भी कानून नहीं बना सकती है, वो वही बना सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर को सूट करता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार प्रयोग करने वाला जो वर्ड था वो था केशवानंद भारती। और इसी के बाद हमारे देश के संविधान में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन होने स्टार्ट होगा, यानी संसद को अपनी सीमाओं को पता करना पड़ा। वोटिंग एज वाला सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपसे कहा जाए इसमें कि भारतीय संविधान में भारतीय युवाओं को, यानी कि जो एडल्ट हैं इसमें, उनको वोट देने का अधिकार क्या था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान में जो युवा थे, जो यूथ थे, उनको वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन बाद में इसको 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में बदल कर 18 साल कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है एग्जाम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें, वोटिंग राइट वाज चेंज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 1989। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपके एग्जाम से संबंधित जुड़ेंगे। इसके बाद हम रोक के जो है आपको आगे जल्दी से कुछ बातें बताएं। भारत के संविधान में जो है एक बात लिखी गई थी और हाल ही के चुनाव में एक ऐसा फैसला भी आया। बिहार में भी एक चुनाव हुआ जिसको उपचुनाव के नाम से जाना था, सुबह भी मैंने चर्चा किया था। बिहार के बांकीपुर, पटना के बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जो थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ा था वहाँ से और फिर वो राज्यसभा चले गए और उसके लिए उपचुनाव कराया गया था जिसमें जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी उसमें उम्मीदवार बने। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और देश विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो उनको लगा कि किसी भी व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो शायद जो है वो जीत मिल जाएगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में ये बात लिखी है कि पार्लियामेंट्री बेस्ड सिस्टम जो होता है वो व्यक्ति के आधारित पर होता है, दल के आधारित पर नहीं। यानी कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेस पर नहीं बनाया गया, हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है व्यक्ति के बेस पर बनाया गया और बाद में वही व्यक्ति जो है सदन के अंदर जाकर या सदन के बाहर अपने बहुमत को बनाकर जो है बाद में सरकार का गठन करता है। और इस बात को लेकर ध्यान दिया जाए तो वर्तमान के समय में पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आप को ऐसा मानती है इसमें कि हम तो बड़ी संख्या में हम कुछ भी कर सकते हैं। बांकीपुर के उपचुनाव ने इस बात को दोबारा साबित कर दिया कि भारत के संविधान की आत्मा जो है वो राजनीतिक दल वाली आत्मा नहीं है, इसकी आत्मा व्यक्ति विशेष पर है और व्यक्ति के आधार पर ही जनता का चुनाव किया जाता है। और लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करने के लिए व्यक्ति आधारित जो हमारी पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में रहकर जनता के लिए काम करेगा, जनता से जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है विकास के लिए वो जिम्मेदार भी माना जाएगा।
लेकिन अगर पार्टी को मान ले और पार्टी के आधारित जो है किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दें, तो वो व्यक्ति अगर जनता का प्रतिनिधि नहीं है इसमें, तो वो व्यक्ति जनता के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। और इस तरीके से देखा गया इसमें कि वर्तमान में देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अगर श्री प्रशांत किशोर जी, जिनकी एक भी सीटें विधानसभा में नहीं थी, अगर उन्होंने अपने सदस्यता को दोबारा हासिल कर लिया है, तो क्योंकि बिहार जो है मगध एम्पायर से शुरू हुआ है, मगध एम्पायर से हमारे देश का राजनीति शुरू हुआ है इसमें, और ये परिवर्तन जो है बिहार से ही होना था इसमें, जिसमें कि एक ऐसे व्यक्ति जिसके विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं और अकेले सदस्य ने उस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की सीट को कब्जा कर लिया, बताता है इसमें कि हमारा देश का राजनीति जो है कभी भी जो है पार्टी विशेष नहीं होता है, व्यक्ति विशेष होता है। 5 बार से चुनाव जीतने के बाद भी, नितिन नवीन जी कितने बार जीते हैं? 25 साल से जीतने के बाद भी, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने किसी और को मौका दे दिया तो जनता ने उनके अगेंस्ट में किसी को नहीं चुना और फिर अपने दूसरे विकल्प के रूप में दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को चुना। तो जाहिर सी बात है हमारे देश की राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति कहा जा सकता है और ये बहुत ही एक्टिव और अजाइल राजनीति है, जिसमें कि जो लोग जनता के लिए काम करें वही जनता का प्रतिनिधि करें और आने वाले समय में देश को एक अच्छा मैसेज भी दिया जा सकेगा। ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम है। छोड़ देंगे तो आप लोग जो है अभी 15 क्वेश्चन तक ही जाने की क्षमता रख रहे हैं।